नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। हम में से कई लोगों को ये गलतफहमी रही है कि जम्मू और कश्मीर अकेला ऐसा राज्य था जहां राज्य से बाहर के लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, मगर ये सही नहीं है। ऐसे कई और भी राज्य हैं जिनके पास कोई स्पेशल स्टेटस मौजूद हैं जिनके अनुसार बाहर के लोग वहां ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये अधिकार जम्मू और कश्मीर को मिले अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कुछ स्पेशल स्टेटस की वजह से थे, मगर अनुच्छेद 370 अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिपील हो चुका है और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ ज़मीन खरीद सकते हैं। कई राज्यों में ट्राइबल यानी आदिवासी एरियाज हैं जहां कोई नॉन ट्राइबल यानी गैर आदिवासी व्यक्ति ज़मीन को खरीद या बेच नहीं सकता। साथ ही कुछ राज्यों में खेती के लिए निर्धारित ज़मीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने पर रोक टोक है। साथ ही कुछ राज्यों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ये बताते हैं कि कितने स्क्वायर फीट का घर खरीदा जा सकता है या कितनी ज़मीन एक राज्य से बाहर का व्यक्ति वहां खरीद सकता है। तो इन सभी राज्यों के बारे में एक बार डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। शायद इस मामले में सबसे ज़्यादा जाना पहचाना राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में सिर्फ वहाँ के बोनाफाइड रेसिडेंट्स यानी वास्तविक नागरिक ज़मीन खरीद सकते हैं, यानी कि वो लोग जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 20 साल या उससे ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। लेकिन हिमाचल से बाहर की वो महिलाएं जिन्होंने हिमाचल के नागरिकों से शादी करी हैं, इस रूल की एक्सेप्शन है, यानी ये प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। ऐसे कई और भी एक्सेप्शंस हैं इस बोनाफाइड रेसिडेंट रूल में। एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य से बाहर का है सरकार से गैर एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने की परमिशन मांग सकता है और कैबिनेट इसके लिए उसे अनुमति या परमिशन प्रदान कर सकती है। साथ ही बाहर के नागरिक हिमाचल प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी ज़मीन खरीद सकते हैं और वहाँ ऐसी किसी अनुमति या परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में कुछ और एक्सेप्शंस भी आए हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की लेन देन की अनुमति दी जाती है और अगर किसी इन्वेस्टर को ऐसे कार्य के लिए ज़मीन चाहिए या खरीदनी है तो वो सरकार से अनुमति ले सकता है। ऐसा दूसरा राज्य है सिक्किम। हमारे संविधान के अनुच्छेद 371F के अंतर्गत सिक्किम को ये अनुमति मिली है कि वो भारत से जुड़ने से पहले के अपने कानून मान सकता है, रिटेन कर सकता है। ये वाक्य जम्मू एंड कश्मीर के भारत से जुड़ने से लगभग मेल खाता है। इस तरह सिक्किम ने कुछ ऐसे प्रावधान रिटेन करके रखे कि राज्य से बाहर के लोगों को वहाँ ज़मीन न खरीदने को मिले। कुछ म्युनिसिपल डेजिग्नेटेड एरियाज को छोड़कर वहाँ सिर्फ सिक्किम के ही नागरिक ज़मीन खरीद सकते हैं। ये कानून आदिवासी क्षेत्रों में और भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ आदिवासी समुदाय के लोग ही ज़मीन खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने के लिए बाहर के कुछ लोगों को कुछ कानूनी छूट मिली है। कुछ एक्सेप्शंस, जब ज़मीन की खरीद पर लगी रोक की बात करी जाए तो हम नागालैंड के बारे में नहीं भूल सकते। संविधान के अनुच्छेद 371A के अंतर्गत केंद्रीय सरकार जमीन की ओनरशिप और ट्रांसफर के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। वहां इस संवैधानिक अथॉरिटी ने नागालैंड की सरकार को ये ताकत दी है, ये पावर दी है कि वो ऐसे कानून बनाए जिनके अंतर्गत वहां के नागरिकों के अतिरिक्त कोई और वहां जमीन न ले पाए। इसके साथ हमारे संविधान का 6 शेड्यूल ये अनुमति देता है कि असम, मेघालय, मिजोरम और दार्जिलिंग के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज बनाई जाएंगी जो ऐसे क्षेत्रों से बाहर के लोगों पर वहां जमीन खरीदने से रोक लगाएंगी। अगला राज्य है मिजोरम। हमारे संविधान के अनुच्छेद 371G के अनुसार मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के गैर आदिवासी ज़मीन की राज्य से बाहर के लोगों द्वारा खरीदारी और ओनरशिप पर रोक लगा सकती है। हैरानी की बात है कि अरुणाचल प्रदेश के पास हमारे संविधान के अनुसार कोई स्पेशल पावर्स या स्टेटस नहीं है।
मगर वहाँ के कस्टमरी रूल्स को देखते हुए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार वहाँ की ज़मीन की खरीद या ओनरशिप पर कोई छेड़छाड़ नहीं करती। इन कस्टमरी रूल्स के हिसाब से किसी व्यक्ति को अरुणाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं मिलता, चाहे वो नागरिक वहाँ पर रहने वाला हो या कहीं बाहर का हो। फिर 2018 के कानून के अंतर्गत वहाँ के नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के राइट्स प्रदान हुए। राज्य से बाहर के लोग या गैर आदिवासी लोग आज भी वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। अगर झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की बात करी जाए तो इन सबके पास अपने खुद के प्रावधान हैं, जिनके अनुसार वो आदिवासी ज़मीन गैर आदिवासी व्यक्तियों को खरीदने से रोकते हैं, चाहे वो राज्य के नागरिक हो या ना हो। देखा जाए तो उत्तराखंड में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा जैसे राज्यों से ज़मीन खरीदना ज़्यादा आसान है। आप यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में ज़्यादा आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड की सरकार राज्य से बाहर के नागरिकों को वहाँ के हिल स्टेशन में या म्युनिसिपल सीमाओं में ज़मीन खरीदने की अनुमति देती है, वो भी साइज़ या मेजरमेंट के रिस्ट्रिक्शंस के बिना। लेकिन राज्य की सीमा से बाहर के एग्रीकल्चरल लैंड को खरीदने पर कुछ साइज के रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब वहां पर एक बाहर का व्यक्ति पहले के 5382 स्क्वायर फीट के मुकाबले सिर्फ 2690 स्क्वायर फीट की जमीन खरीद सकता है। राज्य सरकार ने ये संख्या इसलिए घटाई है ताकि बाकी राज्यों की लैंड ओनरशिप थोड़ी कम हो सके उत्तराखंड में। साथ ही अगर एग्रीकल्चरल लैंड राज्य की सीमाओं में है तो खरीदारी लैंड सीलिंग एक्ट के हिसाब से ही होगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रेस्ट्रिक्शंस या रोक टोक आखिर है क्यों? इसकी एक वजह है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया यानी भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और हम अनेकता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं। इसी वजह से एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अलग अलग नागरिकों की विभिन्न कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को सुरक्षा प्रदान हो, उसे बचा के रखा जाए। इसी जिम्मेदारी के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस, ये रोक टोक मौजूद हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव लॉ एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब। और लाइव लॉ के पास अब अपना खुद का हिंदी यूट्यूब चैनल है। अपने स्क्रीन पर दिए गए आइकन को क्लिक करें और उसे चेक करें। धन्यवाद।